वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। चैप्टर 1 चैप्टर 2 हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आ चुके हैं। ये सीरीज़ आज के आज आपके पास आ जाएगी, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। ट्यूसडे को आपका एग्जाम है। आई थिंक लेट नाइट तक मैं ये सीरीज़ कंप्लीट कर दूंगी। 4-5 चैप्टर्स बहुत भी हैं और 4-5 वीडियोज़ ही चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में चैप्टर 3 हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की बात होती है अकाउंट्स के टर्म्स में या फिर फिनेंसिंग के टर्म्स में, तो हम हमेशा बात कर रहे होते हैं कैपिटल को कहाँ लगाना है इस बारे में, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमारे पास 2 टॉपिक्स हैं, कैश फ्लोज और कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग का साफ साफ मतलब ये होता है कि हमारे पास जो भी पैसा है, जो भी कैपिटल है, उसे हम लॉन्ग टर्म में कहाँ, कैसे और किस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट इज़ कैपिटल बजटिंग। जब हम कैपिटल बजटिंग के कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो कंपोनेंट्स में सबसे पहला हमारे पास है कैश आउटफ्लो, फिर कैश इनफ्लो। जो भी इन्वेस्टमेंट हम करते हैं उसमें जो भी पैसा हमारा जाता है उसे हम कैश आउटफ्लो बोलते हैं, और जो भी इन्वेस्टमेंट हमने करी होती है उस पर जो भी पैसा हमें मिलता है उसे हम कैश इनफ्लो बोलते हैं, ठीक है। कट ऑफ रेट, अब मान लो हमने कहीं भी इन्वेस्टमेंट करी है तो ऑब्वियस सी बात है ना, हम कुछ रेट ऑफ रिटर्न या फिर कुछ परसेंटेज ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं रेट ऑफ रिटर्न की उसे हम कट ऑफ रेट बोलते हैं, ठीक है। रैंकिंग दी प्रपोजल, अब जैसे एक ही इन्वेस्टमेंट तो होता नहीं है, एक ही प्रोजेक्ट तो होता नहीं है, मार्केट में तो हज़ारों प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं ना। तो उनमें से जो हमारे लिए बेस्ट है, जितना हमारे पास अमाउंट है, टाइम है, उस हिसाब से जो प्रोजेक्ट बेस्ट है वो रैंकिंग इंपॉर्टेंट होती है। तो जब हम कैपिटल की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हमें कहाँ पे क्या कितना कैसे इन्वेस्ट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है हम प्रपोजल को रैंक करेंगे। तो कैपिटल बजटिंग का ये भी एक बहुत बहुत बड़ा कंपोनेंट है विच इज़ रैंकिंग दी प्रपोजल। रिस्क और अनसर्टेनिटी, भाई कोई बिजनेस कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है जहाँ पे रिस्क और अनसर्टेनिटी ना हो, तो ये कंपोनेंट तो हमेशा ही आपको दिखेगा। फिर उसके बाद नॉन मॉनेटरी व्यू, कि हम जिस कंपनी के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस प्रोग्राम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर जिस भी धंधे में स्टार्टअप में पैसा लगा रहे हैं, या प्लांट मशीनरी भी खरीद रहे हैं, तो कहाँ से खरीद रहे हैं, उस कंपनी की इमेज क्या है, गुडविल क्या है, कैसी उसकी मार्केट में कंडीशन है, क्या बातें होती हैं उसके बारे में, क्या उसका रेपुटेशन है, ये सब कुछ मैटर करता है। तो ये हमारे 6 कंपोनेंट्स थे कैपिटल बजटिंग के। जब ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे कि हम कैपिटल बजटिंग करते ही क्यों हैं, क्या ज़रूरत इतना ताम झाम करने की, इतने मेथड्स, इतनी अकाउंटिंग करने की, इतनी प्लानिंग करने की, इन्वेस्टमेंट ही तो करनी है, क्यों करते हैं, अब यहाँ पे आपको यह बताया है। फर्म की कॉम्पिटिटिवनेस को मेंटेन करने के लिए। भाई अगर हम कोई भी डिसीजन सोच समझ के एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ लेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हमें एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलेगा कंपैरिजन टू दी कॉम्पिटिटर कंपनी, ठीक है। अगर हम मान लो प्लांट मशीनरी भी नई लगाते हैं पुरानी बदल कर, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे ऑपरेशन स्मूथ हो जाएंगे, ठीक है। प्रोडक्शन बेटर होगा, और इन केस कोई बल्क में ऑर्डर हमें मिल रहा है तो हम उसका ईजिली प्रोडक्शन कर पाएंगे। मान लो दूसरी कंपनी ने ये चीज़ नहीं करी कि चलो भाई अगले साल खरीद लेंगे, इस साल खरीद के ही क्या करना है, अगले साल खरीद लेंगे, नई नई मशीनरी अगले साल लगा लेंगे, हमने इसी साल लगा ली क्योंकि हमें ज़रूरत थी इस साल। तो अब वो ऑर्डर उसके पास आने के बजाय हमारे पास आ जाए क्योंकि हमारे पास पूरी करने की कैपेसिटी, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिवनेस मेंटेन हो गई, ठीक। हमने प्लान ही ना किया तो हम कैसे खर्च कर पाते पैसे, कैसे इन्वेस्ट कर पाते, और कैसे हमारी कॉम्पिटिटिवनेस मेंटेन होती, ठीक है। अब जो फ्यूचर नीड्स है फंड की, वो भी हमारी प्लानिंग से सक्सेसफुल हो पाती हैं। मान लो हमने प्लान किया है कि हमारे पास अगर हर साल 100 रुपये आ रहा है तो हम उसमें से 80 खर्च करेंगे, 20 बचाएंगे। इन केस मान लो कभी हमें एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ गई कोई, तो हमारे पास हर साल के बचे हुए 20 रुपये मतलब 100 रुपये हर एक्स्ट्रा हैं उस साल, मतलब हमारे पास 2 साल के पैसे एक ही साल में। तो इन केस अगर हमारे पास कोई ऐसी नीड आती है तो हम उसे फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। मान लो कोई अच्छा प्रोजेक्ट ही आ गया, उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और बाद में अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग का मतलब है कि मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाना। अगर हमारी प्लानिंग अच्छी होगी, हम प्रॉपर बजट बना के रखे होंगे अपने कैपिटल का, तो ऑब्वियस सी बात है हम अच्छी तरीके से सब कुछ प्लान किए होंगे तो अच्छा खासा आउटपुट निकाल पाएंगे और प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। कॉस्ट कंट्रोल, अगर हमने बजट बनाया है कि हमें 100 में से 20 रुपये यहाँ खर्च करने, 10 यहाँ, 15 यहाँ, 30 यहाँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो हम अच्छी खासी सोच समझ कर ही जितने भी खर्चे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, जो भी एक्सपेंडिचर हमें करना है, सोच समझ के विद इन द एस्टिमेटेड टारगेट या फिर बजट के अंदर ही करेंगे। और अगर कहीं खर्चे कम या ज़्यादा हो रहे हैं तो हम उसको कंपेयर करके आगे की प्लानिंग उससे और बेटर कर पाएंगे, ठीक है, कॉस्ट को कंट्रोल कर पाएंगे।
और ऑब्वियस सी बात है इन सब चीज़ों से कंपनी की इफेक्टिवनेस अच्छी होती है। जब हम प्रोसेस की बात करेंगे, कैपिटल बजटिंग में से जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका प्रोसेस क्या होगा। तो हमारे पास कई सारे प्रोजेक्ट होंगे, ऐसा तो नहीं कि एक ही प्रोजेक्ट होगा। अभी मैंने आपको खुद ही बताई, एक मार्केट में 10 15 20 कई सारे प्रोजेक्ट होते हैं, कई सारे कंपनीज होती हैं, स्टार्टअप्स होती हैं जहाँ हमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है, चांसेस होते हैं। ठीक है, जो बेस्ट होती है हमें उसे चुनना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे कि हमारे लायक, जिसमें हमारी एक्सपर्टीज़ है, उस लायक प्रोजेक्ट हैं कौन से, और फिर उनमें से बेस्ट कौन सा है। स्क्रीन किया, सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद कैपिटल बजट का प्रपोजल बनाएंगे कि मान लो हमें अब ये काम कंपनी का ओनर तो करेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग डिपार्टमेंट के मेंबर्स होंगे वही करेंगे। तो वो बजट का प्रपोजल बनाएंगे कि भाई हमें कंपनी में से इतना पैसा चाहिए, हम इस प्रोजेक्ट में लगाएंगे तो हमें इतना रिटर्न आएगा। तो फिर जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होंगे वो उनका प्रोजेक्ट का जो बजट उन्होंने बनाया उसको देखेंगे और उसको अप्रूव करेंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप में। फिर फोर्थ स्टेप में वो जो मेंबर्स हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट को लिया है, उसमें इन्वेस्ट किया है, वो प्रोजेक्ट को ट्रैक करेंगे, कहाँ पहुँचा, कितना काम हुआ, कैसे हुआ कि नहीं हुआ, ठीक चल रहा है या फिर बहुत अच्छा चल रहा है, फिर बहुत ख़राब कुछ हो रहा है, उस हिसाब से सब कुछ देखेंगे। फिर पाँचवें स्टेप में जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें वहाँ पे ऑडिट करेंगे कि जितना हमने बजट पास किया था, जो इन्वेस्टमेंट किया था, उसके हिसाब से कहाँ क्या खर्च हुआ, कैसे क्या हुआ, अच्छा हुआ काम, कि एक्सपेक्टेशन वाइज ठीक ठाक था या फिर बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी काम हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कैपिटल बजट बनाते वक्त कैपिटल बजटिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, फंड की अवेलेबिलिटी, ज़्यादा पैसा है कम पैसा है उस हिसाब से बजट बनेगा। देन उसके बाद फ्यूचर अर्निंग्स, अब उस इन्वेस्टमेंट में या फिर उस प्रपोजल या प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके क्या अर्निंग्स की पॉसिबिलिटीज़ हैं फ्यूचर में, और वो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट की रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस से कंप्लाइंस कर रहा है कि नहीं, कितना उसमें रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है, कितना अर्जेंट है उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना, कितना वो टाइम टेकिंग है, रिसर्च डेवलपमेंट उस पर अच्छी खासी हुई है कि नहीं, वो चलेगा भी कि नहीं, वो धंधा आउटडेटेड तो नहीं है, कहीं वो आइडिया ख़राब तो नहीं है, फिर वो मार्केट बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा। सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स कैपिटल बजट के डिसीजन को बनाते वक्त उस पूरे बजट को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट क्यों है भाई, हम इतनी प्लानिंग, इतना ताम झाम, इतना रिसर्च डेवलपमेंट सब कुछ करते ही क्यों हैं? क्योंकि जब भी हम किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो वो एक लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है, तो उस इन्वेस्टमेंट के लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो अगर कैपिटल बजटिंग हम अच्छे से नहीं करते हैं तो वो इरिवर्सिबल होती है। हमने अगर मान लो लाखों रुपए किसी प्रोजेक्ट में लगा दिए हैं तो हम उसे वापस रिटर्न नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो डिसीजन हम वापस चेंज नहीं कर पाएंगे। तो अच्छी खासी कैपिटल बजटिंग हमें कंपनी को लॉन्ग टर्म प्रॉफिट दिलाने में हेल्पफुल होती है, रिस्क और अनसर्टेनिटी को अवॉइड करने में हेल्पफुल होती है। सेकेंड पॉइंट भी सेम है, रिस्क और अनसर्टेनिटी, जितना लंबा प्रोजेक्ट होगा उतना ज़्यादा रिस्क उससे एसोसिएटेड होगा, उतनी अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड होगी, पर उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि कंपाउंडिंग का इफेक्ट 2 साल 5 साल में नहीं, 10 15 या फिर 20 साल में दिखता है। तो आई थिंक दिस गर्ल इज़ लाइक, हाँ, हर सेमेस्टर में हर वीडियो में इसके कॉल आते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की, लार्जर फंड्स, तो हम किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो 10 रुपये नहीं इन्वेस्ट करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, लाखों या करोड़ों में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो जब इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी होती है तो ऑब्वियस सी बात है, प्लानिंग, उसकी बजटिंग, उस पर डिसीजन लेना, रिसर्च डेवलपमेंट उसके पीछे की हर चीज़ उतनी ही कायदे से होनी चाहिए। फिर उसके बाद कॉरपोरेट इमेज, हम किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट कैसा है, कहाँ पहुँचा, कितना अच्छा उस प्रोजेक्ट ने किया, ये हर चीज़ मैटर करती है, क्योंकि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा नाम उसके साथ जुड़ता है, और नाम जुड़ता है तो उसकी उस प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस हमारी कंपनी की इमेज को भी ठीक करती है या फिर बिगाड़ती है। तो इसीलिए कैपिटल बजटिंग इम्पॉर्टेंट है कोई भी इन्वेस्टमेंट का इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले। ठीक है, डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या आती हैं, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी। देखो, अनसर्टेनिटी का ना कोई वजूद नहीं होता है। ठीक है, मतलब उसकी फितरत ही ऐसी है कि उसको जब धोखा देना होगा वो दे देगी। तो अनसर्टेनिटी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कभी भी कितना भी कुछ कर लें, कितनी भी रिसर्च डेवलपमेंट कर लें, 100% एक्यूरेसी के साथ साथ इस्टीमेट कर ही नहीं सकते, वो होनी ही होनी। टाइम एलिमेंट भी, महंगाई कितनी बढ़ेगी कितनी नहीं, पैसे की वैल्यू कितनी घटेगी कितनी नहीं, कितना डिस्काउंट रेट सही होगा कितना नहीं, आगे चल के क्या होने वाला है और क्या नहीं, इसका आपको कुछ भी आइडिया नहीं। आप 90% 99.9% आइडिया लगा सकते हैं, पर वो 0.1% हमेशा बचा ही रहेगा, जस्ट एज कि डिटॉल के जम्स में बचा रहता है वो,
वो हमेशा बचा रहेगा, क्योंकि वो अनसर्टेनिटी नेचुरल है इस दुनिया में। फिर उसके बाद मेजरमेंट की प्रॉब्लम, वही सेम चीज़, इनएक्यूरेट एस्टिमेट्स। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने सोचा हो कि अगले 10 साल तक महंगाई का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6% से बढ़े तो 6% से ही बढ़े। हो सकता है 8वें साल में वो 8% से बढ़ने लग जाए, तो बाकी के लास्ट के 2 साल में आपकी 2% की कैलकुलेशन तो हर जगह गलत हो गई है ना। तो ये है मेजरमेंट प्रॉब्लम्स। फिर नेक्स्ट टॉपिक है कैश फ्लोज। तो कैश फ्लोज जो टॉपिक है, कैश फ्लोज ना बेसिकली एक डायनामिक प्रोसेस है मनी मेकिंग में, एक बिजनेस में। अब मनी मेकिंग क्या, जो पैसा अंदर आ रहा है और जो पैसा बिजनेस से बाहर जा रहा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम कैश फ्लोज में काउंट करते हैं या फिर कैश फ्लो के नाम से डिफाइन करते हैं। 2 ही टाइप के कैश फ्लोज होते हैं। पहला इन्वेस्टमेंट मेड, मतलब जो पैसा बिजनेस से बाहर गया, जिसे बोलते हैं कैश आउटफ्लो। दूसरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेड, जो पैसा इन्वेस्टमेंट से हमारे बिजनेस में अंदर आया, मतलब कैश इनफ्लो। कैश फ्लोज एज प्रॉफिट भी होता है, लेकिन कंपनी के लिए प्रॉफिट का मतलब और कैश फ्लोज एज प्रॉफिट का मतलब बहुत डिफरेंट होता है। कैश फ्लोज का मतलब क्या होता है, पैसे का आना, पैसे का जाना, चाहे वो कोई भी पैसा हो, ऑपरेटिंग का हो, कन्वेंस का हो, सैलरी हो, वेज हो, इनकम हो, डेप्रिसिएशन हो, कुछ भी हो। लेकिन प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जब आपके सारे खर्चे, सारे नॉन कैश आइटम सब कुछ हटा दो, टैक्स हटा दो, इंटरेस्ट हटा दो, डेप्रिसिएशन हटाओ, सब कुछ, उसके बाद जो पैसा आपका बचता है वो आपके लिए प्रॉफिट होता है। तो जब वो पैसा कंपनी में अंदर आता है तो उसे हम बोलते हैं कैश फ्लोज एज प्रॉफिट। ठीक है। अब कैश फ्लो के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? कैश फ्लो के ना 3 कंपोनेंट होते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, टर्मिनल कैश इनफ्लो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब स्टार्टिंग में हमने जो पैसा लगाया, मान लो 1 करोड़ लगाया, 2 करोड़ लगाया, 10 करोड़ लगाया, जो भी लगाया, इनिशियली हमने जो पैसा लगाया वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, एक बार में लग गया वो। ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, जैसे मान लो अब प्रोजेक्ट हमने स्टार्टिंग में 1 करोड़ लगा दिया, अब वो प्रोजेक्ट चल रहा है ना, तो हो सकता है हमें उससे हर साल या फिर हर महीने कुछ रिटर्न आ रहा हो, है ना, कुछ रिटर्न हो। जैसे मान लो हमने मान लेते हैं कि किसी एक डेयरी प्रोडक्ट के स्टार्टअप में पैसा लगा दिया, तो हमें हर महीने थोड़ा थोड़ा रिटर्न तो उससे आएगा ना। अब वो हम पे डिपेंड करता है कि हम एनुअली लें, मंथली लें, ईयरली लें, क्वार्टरली लें, जो भी लें। ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, कि जब ऑपरेशंस चल रहे हैं उस प्रोजेक्ट पे तब तब हमें जो पैसा आ रहा है। और टर्मिनल कैश इनफ्लो, जैसे मान लो कि हमने लगाया है एक मेट्रो के कंस्ट्रक्शन वाली जो हमारा वेंचर चल रहा है उस पर एक पैसा लगाया है, मान लो 5 साल तक कंस्ट्रक्शन चलेगा, तो 5 साल बाद जब वो प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा, मेट्रो बन जाएगी प्रॉपर किसी भी सिटी में, तो तब जो कैश इनफ्लो होगा, तब जो कैश अंदर आएगा लिक्विडिटी के टाइम पे, प्रोजेक्ट खत्म होने के टाइम पे, उसे हम बोलेंगे टर्मिनल कैश इनफ्लो। तो ये 3 कंपोनेंट कैश फ्लो के हैं। ठीक है, अब कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स क्या क्या हैं? देखो, कैपिटल बजटिंग की 2 टेक्निक्स हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल को हम नॉन डिस्काउंटिंग भी बोलते हैं, मॉडर्न जो है उसे टाइम एडजस्टेड या फिर डिस्काउंटेड भी बोलते हैं। आपको मैं कितने 3-4 सब्जेक्ट्स में ये कॉन्सेप्ट समझा चुकी हूँ और 3-4 वीडियोस में भी, कि जो हमारा पैसा है उसकी आज जो वैल्यू है, आगे 10 साल में वो वैल्यू घटेगी ही घटेगी, हर साल घटती है। क्यों घटती है? महंगाई की वजह से, जिसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। कल जो पार्ले जी का बिस्कुट 2 रुपए का था, जिसमें 8 पीस आते थे, आज वो 2 ही रुपए का पर उसमें 6 पीस आते हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। तो कल के 2 रुपए की कीमत आज के 2 रुपए से बहुत ही ज़्यादा थी। ठीक है, इसका मतलब कि हर साल पैसे की वैल्यू घटती है। इसी वजह से हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं, जैसे हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग। तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे डिस्काउंट का मतलब ऑफ़र नहीं है, यहाँ पे डिस्काउंट का मतलब है वो चीज़ घटाना, जैसे पैसे की वैल्यू घट रही है तो प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू हमारी इस्टीमेट हो पाए। ठीक है, तो वो अमाउंट या फिर वो रेट घटाना। ठीक है, ऑफ़र नहीं है यहाँ पे डिस्काउंट का मतलब। तो इसीलिए जो पुरानी मेथड्स थे उसको हम नॉन डिस्काउंटिंग बोलेंगे, क्योंकि पुराने मेथड्स में जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी थी उसे कंसीडर नहीं करते थे। मतलब जो पैसे की घटती हुई वैल्यू है हर साल दर साल, उसे हम पुराने मेथड्स में कंसीडर नहीं करते थे। और पुराने मेथड्स का डिसएडवांटेज भी यही था कि दैट दे डू नॉट कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अभी आप आगे पढ़ोगे। और जो मॉडर्न मेथड्स हैं उन्हें हम टाइम एडजस्टेड या फिर डिस्काउंटेड मेथड्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसमें इन्फ्लेशन रेट, मतलब पैसे की घटती वैल्यू को कंसीडर करते हैं, या फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं। ठीक है, 5 मेथड्स हैं टोटल में, पे बैक और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ARR, और नेट NPV और IRR और PI। अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू NPV और IRR इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, तो अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ लेना।
मैं तो न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैं कितनी अच्छी हूँ न्यूमेरिकल्स में। तो मैं तो अगर आपको पढ़ाऊँगी तो आप लोग मुझ पर हंसोगे और मैं खुद पर। ठीक है, उसको साइड कर दो। अभी आते हैं पे बैक पर। पे बैक पीरियड का मतलब होता है ना, जैसे मान लो आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है, मान लो 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, जो भी करिए, उस इन्वेस्टमेंट को कंप्लीटली रिकवर करने में कितने साल या फिर कितने अमाउंट ऑफ ईयर लगेंगे, कितने नंबर ऑफ ईयर्स लगेंगे, ये निकालने के लिए हम पे बैक पीरियड मेथड को यूज़ करते हैं। सिंपल फॉर्मूला है, जो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी है, जैसे हम इनिशियल आउटफ्लो भी बोलते हैं, अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो। मान लो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा है और हर साल आपको 20,000 रुपये का रिटर्न आ रहा है, तो कुल मिला के 1 लाख डिवाइडेड बाई 20,000 मतलब 5 साल। तो 5 साल में आपको 1 लाख रुपये वापस मिल जाएंगे टोटल आपके, जितने आपने इन्वेस्ट करे थे। ठीक है, उसके बाद जो मिलेगा वो आपका प्रॉफिट होगा। अब डिसीजन रूल, वैसे तो कुछ खास डिसीजन लेते नहीं हैं इससे, लेकिन जैसे मान लो कि अगर आप चाहते हो कि आप 1 लाख रुपए ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो जिससे आपको 2 साल में ही 1 लाख वापस मिल जाए और बाकी तीसरे साल से आपको प्रॉफिट आने लगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप एक ऐसा प्रोजेक्ट ढूंढोगे जहाँ पे आपको एनुअल इनफ्लो जो हो वो 50,000 का हो या फिर उससे ऊपर का हो, तो आप इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, तो आप ऐसे केस में डिसीजन ले सकते हो पे बैक पीरियड के थ्रू, पे बैक मेथड के थ्रू। बाकी आप किसी भी बहुत इंपॉर्टेंट केस में, कॉम्प्लिकेटेड केस में पे बैक पीरियड मेथड के थ्रू डिसीजन नहीं ले सकते हो। ठीक है, एडवांटेज की बात करेंगे, एक्सपर्टीज नहीं चाहिए भाई, एवरेज तो निकालना है, क्यों चाहिए एक्सपर्टीज, नहीं चाहिए। लिक्विडिटी इंडिकेशन, मतलब कितने साल में आपका पैसा वापस आ जाएगा, जो इन्वेस्टमेंट आपने कर दी वो कैश में कितने साल में वापस आ जाएगी, ये इंडिकेट कर देता है ये मेथड। ठीक है, और जितना टाइम लगता है उतना रिस्क होता है, जितना कम टाइम लगता है उतना कम रिस्क होता है, तो ये टाइम के अकॉर्डिंग जो रिस्क इन्वॉल्व है वो बता देता है आपको। ये 3 एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज में देखो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता है, कैश इनफ्लो हो गया, स्लैवेज वैल्यू हो गया, उसको ओवरलुक करता है, उससे कोई मतलब नहीं है इसको। सिंपल मेथड है कि कितना साल लगेगा बस उतना निकालना है, तो बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये मेथड का डिसएडवांटेज है ये। ठीक है, और ये मेथड सिर्फ इस बात पे फोकस करता है कि जितना पैसा हमने लगाया है वो कितनी जल्दी रिकवर हो जाएगा, दैट्स इट। और कुछ ये नहीं बताता हमें, इसलिए ये चीज़ भी इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है, क्योंकि हमें तो और भी कुछ जानना है ना, एज अ इन्वेस्टर हमें बहुत कुछ जानना होता है, सिर्फ ये नहीं कि कितने साल में पैसा वापस आ जाएगा, प्रॉफिट कितना है, रेट ऑफ रिटर्न कितना है, ये सब भी हमें जानना होता है। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट मेथड की। एक सेकेंड, हाँ, ARR एवरेज मेथड है। सिंपल फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी इसको बोलते हैं हम लोग, इसको इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं है। कैलकुलेशन ईजी होती है, सारे कैश फ्लोज को कंसीडर करता है, पर सेम चीज़ है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता है और सिर्फ अकाउंटिंग डेटा के लिए यूज़ किया जाता है, कोई खास डिसीजन इसके थ्रू हम नहीं ले सकते। ठीक है, अब मॉडर्न मेथड में सबसे पहला मेथड है नेट प्रेजेंट वैल्यू का मेथड। नेट प्रेजेंट वैल्यू, अब देखो, जो फ्यूचर वैल्यू है, जो प्रेजेंट वैल्यू है, आज के ज़माने में 10 रुपये की जो औकात है वो आगे चल के 20 रुपये की होगी, मतलब ऑब्वियस सी बात है वैल्यू घट जाएगी। तो ये जो घटी हुई वैल्यू है इसको इक्वेट करने के लिए हम नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड को यूज़ करते हैं, ताकि हम एग्जैक्ट जो वैल्यू है, नेट जो वैल्यू है उसे निकाल सकें। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है हम इसमें डिस्काउंटिंग रेट को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये मॉडर्न टेक्निक है तो इसमें डिस्काउंटिंग रेट यूज़ किया ही जाएगा। अब जब डिसीजन लेने की बात आती है, तो जब हमारा जो सोल्यूशन है उसकी जो वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा है, मतलब NPV पॉजिटिव में है, तो हम प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर NPV की वैल्यू नेगेटिव में है तो प्रोजेक्ट से हमें नुकसान होगा, हमें उसे रिजेक्ट कर देना चाहिए, एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और अगर 0 के इक्वल है तो देखो अब हम क्या ही बताएं, ब्रेक इवन है, ना तो में प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, तुम्हारी मर्जी। अगर उससे अच्छा कोई प्रोजेक्ट है तुम उसे एक्सेप्ट करो, उससे ख़राब है तो फिर उसी में इन्वेस्ट कर दो, और क्या बताएं। ठीक है, एडवांटेज की जब बात करेंगे तो टाइम वैल्यू कंसिडर करेगा ही करेगा, क्यों, क्योंकि मॉडर्न मेथड है। और साउंड मेथड ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं है कि तारीफ करना या ऊपर चढ़ाना, ऐसा कुछ। अप्रेजल का मतलब है कि प्रोजेक्ट की रैंकिंग क्या है, उस चीज़ को डिफाइन करने का एक साउंड मेथड है। ठीक है, डिसएडवांटेज में क्या है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने में, क्योंकि फ्यूचर की वैल्यू प्रेजेंट की वैल्यू को इक्वेट करने के लिए जो डिस्काउंटिंग रेट्स यूज़ करते हैं उसके चक्कर में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है समझने में। ठीक है, जब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की बात करेंगे तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इस चीज़ को हम वो डिस्काउंटिंग रेट बोलते हैं जो कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज को आउटफ्लोज के वैल्यू के इक्वल बना दे किसी भी प्रोजेक्ट में। ठीक है, वो डिस्काउंटिंग रेट, जैसे मान लो जो हमारे धंधे में जा रहा है और जो धंधे में आ रहा है
उन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू को इक्वेट करने के लिए कितना डिस्काउंटिंग रेट हम यूज़ कर रहे हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो मेथड है, वो चीज़ निकालने का। ठीक है, इसके 5 अलग अलग नाम है, यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, मार्जिनल एफिशिएंसी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, रेट ऑफ रिटर्न, टाइम। पढ़ लेना यार प्लीज़। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा। उसके बाद डिसीजन रूल, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी नोट्स का जो भी लिंक है, अच्छे से पढ़ लेना। अगर ज़्यादा पढ़े रहोगे, ज़्यादा कंटेंट दिमाग में रहेगा, हेडिंग्स रहेंगी तो खुद ही लिख लोगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, डिसीजन की जब बात करें तो जब IRR की वैल्यू, देखो के का मतलब कैपिटल होता है, के का मतलब कांस्टेंट होता है, बहुत सारे मतलब होते हैं के। यहाँ पे के का मतलब मैं कांस्टेंट लेके चल रही हूँ, मतलब 1। ठीक है, कांस्टेंट बोलो या फिर 1 बोलो। तो अगर IRR की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी है, तो प्रपोजल अच्छा है, प्रॉफिटेबल है, एक्सेप्ट कर लो, प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर के से कम है, मतलब 0 है, -1 है, -2, -3 ऐसा कुछ है, तो प्रपोजल रिजेक्ट कर दो, क्योंकि उसमें लॉस होने के बहुत चांसेस है। लेकिन अगर IRR की वैल्यू 1 है, मतलब के कॉन्स्टेंट है, इक्वल है, ब्रेक इवन है, अगर उससे अच्छा कोई प्रोजेक्ट है, उससे अच्छे वाले प्रोजेक्ट को ले लो, अगर अच्छा नहीं है तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, लॉस नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एडवांटेज की बात करेंगे तो फिर से वही एडवांटेज, टाइम वैल्यू को, मनी की टाइम वैल्यू को कंसिडर करता है, समझने में तो आसान है। ठीक है, और प्रॉफिटेबिलिटी होगी या लॉस होगी वो भी इंडिकेट कर देता है, लेकिन कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट है। तो डिसएडवांटेज क्या है, डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन। और डिफ़िकल्ट क्यों है वो भी बता दूं, क्योंकि इसमें दो हायर रेट, लोअर रेट, कई तरह की डिस्काउंटिंग रेट लेके कैलकुलेट किया जाता है, ताकि कोई भी सिचुएशन छूट ना जाए। ठीक है, तो थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड की जब बात करेंगे तो इसमें बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, फिर कॉस्ट बेनिफिट रेशियो भी बोलते हैं। यूजुअली हम इसे इसलिए कैलकुलेट करते हैं या फिर मेथड को यूज़ करते हैं ताकि जो इन्वेस्टमेंट है उसमें प्रॉफिटेबिलिटी है कि नहीं, कितनी है, ये जानने के लिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये जो मेथड है ना, ये बेसिकली शेयर होल्डर्स की खुशी के लिए होता है। जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मैंने आपको टॉपिक समझाया था, ये बेसिकली वैसा कुछ होता है। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं, इससे शेयर होल्डर्स को फ़ायदा होगा ना। अगर मैं किसी कंपनी ने किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है और वो अच्छा खासा प्रॉफिटेबल है, तो प्रेफरेंस शेयर वालों को पैसा मिलेगा, इक्विटी वालों को बढ़िया पैसा मिलेगा। तो जब पैसा ही मिलेगा तो शेयर होल्डर्स खुश तो होंगे ही होंगे ना। अब जब बात करेंगे डिसीजन की, तो अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मतलब PI की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, पॉजिटिव है, तो प्रपोजल को एक्सेप्ट करो, 1 से कम है, नेगेटिव है, तो प्रपोजल को रिजेक्ट करो, 0 के इक्वल है या फिर यहाँ पे 1 के इक्वल है, जो भी है, ब्रेक इवन पॉइंट पे है। ठीक है, तो अगर उससे बेहतर कोई प्रोजेक्ट है तो उसे एक्सेप्ट करो, उससे ख़राब है तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, लॉस नहीं होगा। ठीक है, एडवांटेज में वही मैंने जब आपको बताया कि शेयर होल्डर्स की खुशी। तो जो शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी कंपनी का, ताकि उनके शेयर होल्डर्स खुश रहें, इन्वेस्टर्स अच्छा खासा इन्वेस्ट करते रहें और टाइम दें, एक्सपर्टीज़ दें, वो पूरा होता है, वो वाला ऑब्जेक्टिव। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर की जाती है तीनों मेथड्स में। चाहे NPV बोलो, चाहे IRR बोलो, चाहे PI बोलो, ये मॉडर्न मेथड्स हैं। तो इनका एक एडवांटेज ये हमेशा रहेगा कि दे कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। डिसएडवांटेज में भाई देखो, प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है किसी भी प्रोजेक्ट की, तो अच्छा खासा प्रोजेक्शन चाहिए, काफ़ी सारे एस्टिमेट चाहिए, रिसर्च चाहिए, अच्छी खासी रिसर्च उस प्रोजेक्ट के पीछे, आगे कितना फ्यूचर में क्या होगा, कैसे इकोनॉमी चेंज होगी, क्या इन्फ्लेशन होगा, सब कुछ जानना होता है। ठीक है, तो बहुत इन डेप्थ प्रोजेक्शंस हमें करने पड़ते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ये। ठीक है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता ये करना। और ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे डिफरेंट इंटरेस्ट रेट होते हैं, हायर रेट, लोअर रेट, हर सिचुएशन को टैकल करने के लिए जिसमें यूज़ किए जाते हैं, उनको डिटरमाइन करना इतना ईजी नहीं होता है। तो ये दो तीन डिसएडवांटेजेस थे। सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर एग्जाम। बिल्कुल परेशान नहीं हो, 3-4 चैप्टर और हैं, लेट नाइट तक पक्का आ जाएंगे। ठीक है, सो अभी बाकी वीडियोस तो मेरे फेस कैम वाले ही होंगे, ये वॉइस ओवर वाले हैं, क्योंकि कुछ खास न्यूमेरिकल्स कराने नहीं थे और जल्दी जल्दी मुझे वीडियोस डालने थे। तो सीरीज़ ऑलमोस्ट रेडी है, बस लेट नाइट तक धीरे धीरे करके 2-3 घंटे में सारे वीडियोस आने लगेंगे। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और जो पुराने हैं उनको एग्जाम्स के लिए बहुत 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 सारी गुड लक।